हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो आइए आज की क्लास में हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी के जनन चैप्टर को, जो 2025 के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो जाती है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि एक 5वां टॉपिक जो नियंत्रण और समन्वय के बारे में, यदि आप नहीं देखें उन वीडियो को, तो आप सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देख लें, क्योंकि उन वीडियो से भी कई सारे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए इसमें से इस क्लास को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल शायरी के बारे में जिक्र करते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं ना कि हर एक पत्थर से शीशा टूट जाता है, यानी कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसे शीशा की तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसे शीशा की तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर आपका मुश्किल आना ही छोड़ दे। क्या चीज़? हौसला देखकर आपका मुश्किल आना ही छोड़ दे। यानी कि अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए, इतना अपने आप को मजबूत कर लीजिए, खुद को संभाल लीजिए कि आपका हौसला देखकर ही मुश्किल आना ही छोड़ दे। क्या आना छोड़ दे? मुश्किल आना ही छोड़ दे। क्या मज़ा आ गया इस शायरी से। तो आइए आज की क्लास से हम शुरू करते हैं। इसमें जानते हैं इस टॉपिक से कि इसमें हम जानते हैं, इसमें जनन के बारे में जानेंगे। जनन में कुछ इस प्रकार हमें जानना है कि जनन आखिर ये होती क्या है। जनन के बारे में जानना है कि जनन क्या है, तो इसका मुख्य परिभाषा के रूप में कुछ इस प्रकार है। जैसे आप देख सकते हैं कि जनन क्या है कि वह प्रक्रम, यानी कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, वह जनन कहलाता है। यानी कि जीव अपने ही जैसे संतानों की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। वह प्रक्रम क्या कहलाती है? तो जनन कहलाती है। तो जनन में इसका मुख्य लक्षण कहाँ है? तो जनन जीवों का मुख्य लक्षण है। किसका मुख्य लक्षण है? तो जीवों का मुख्य लक्षण है। इसमें जीवों का मुख्य लक्षण है, जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। यानी कि जनन से ही जीवों की संख्या में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। इसमें जीवों का अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। जीवों के अस्तित्व के लिए जनन जरूरी है। यानी कि जीव इस पृथ्वी पर रहेंगे तो जनन जरूरी है। यानी कि बच्चे जन्म लेंगे तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। उसी प्रकार से यानी कि जनन एक प्रक्रम है जिसमें संतानों की उत्पत्ति होती है, वो भी अपने जैसे ही। फिर आगे जनन में ये जानेंगे कि जनन के द्वारा ही जीव अपनी जातियों का परीक्षण करते हैं, क्योंकि जनन यदि जीव की होती है तो उसमें उसकी जातियों का परीक्षण होती है। जैसे मनुष्य की जाति होमोसेपियंस है, जो होमोसेपियंस जाति के मनुष्य से जन्म लेते हैं, तो वो मनुष्य जाति के संपर्क में आ जाते हैं। और जैसे जानवरों का जानवर के रूप में जानते हैं, जानवरों के बच्चे जानवरों के रूप में जानते हैं। इसमें जनन में जानेंगे कि जनन डीएनए एवं अन्य कोशिकीय संगठन का सृजन करता है। यानी कि जनन डीएनए और कोशिकीय संगठन, यानी कि कोशिकाओं के रूप में विकास करना, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे कोशिकाओं के रूप में विकास करना, इसी का सृजन करता है जनन। यानी कि कोशिकाओं का विकास करवाता है। तो आगे यहाँ पर ये जानना है कि जनन के प्रकार क्या है। तो जनन के कितने प्रकार हैं, जनन के क्या प्रकार है। तो जीवों में जनन के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके से संपन्न होती है। एक अलैंगिक जनन तो दूसरा लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन तो दूसरा कैसा? लैंगिक जनन। इसको कहा जाता है एक नंबर में अलैंगिक जनन को कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें अलैंगिक जनन में ये जानेंगे कि अलैंगिक क्या है। अलैंगिक में ये जानना है कि अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। यानी कि उसके आनुवांशिकी गुण, यानी कि पिता का लक्षण पुत्र में दिखाई देना, वही आनुवांशिक गुण कहलाती है। उनका जनकों में समान होती है, यानी कि पिता पीढ़ी दर पीढ़ी ये समान होती है, पिता पुत्र में समान होती है।
क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। युग्मक अर्थात ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक दोनों को जुट करके एक युग्मक बनाती है। क्या बनाती है? युग्मक। एक नर वाले भाग मादा वाले भाग दोनों मिलकर के युग्मक बनाती है। इसका संलग्न इसमें अलैंगिक जनन में नहीं होती है, ये खुद ब खुद हो पाती है। जैसे कि इसमें जानेंगे कि इसमें आप देख पा रहे होंगे फिगर में कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से हुआ है। इसमें आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि इसमें कैसे अलैंगिक जनन हुआ है। इसमें आपको बता दें कि ये अमीबा में जनन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो अमीबा में यहाँ पर हो रही है जनन की प्रक्रिया, जो कि विभिन्न चरणों में संपन्न हो रही है। अमीबा में द्विविखंडन के द्वारा हो रही है। जैसे अलैंगिक जनन के परिभाषा के रूप में हम जान जाते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है, क्योंकि उनकी आनुवांशिकी गुण बिल्कुल उसी के जैसा मिलती है जिससे उनका जन्म हुआ है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। जैसे आप अमीबा में देख रहे होंगे कि अमीबा में पहले कितनी यहाँ पर है, तो अमीबा में पहले एक अमीबा है। कितनी है? तो एक अमीबा यहाँ पर है। कितनी है? एक अमीबा है। इनसे फिर विभिन्न प्रकार के अमीबा में विखंडन हो रही है। आप देख पा रहे होंगे कि कितने रूप में? 2 रूप में इनके बीच का केंद्रक में विखंडन हो पा रही है। ये बीच वाला जो केंद्रक है इसमें विखंडन हो जा रही है। फिर आगे धीरे धीरे ये भी फिर आगे 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर इससे भी आगे ये भी 2 भागों में बढ़ जाती है। पूरे रूप से अमीबा का विखंडन हो जाता है। पूरे रूप से अमीबा का विखंडन हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एक अमीबा की कोशिका से 2 अमीबा कोशिका का निर्माण हुआ है, अर्थात अमीबा से 2 अमीबा का जन्म हुआ है। तो ये जन्म लेने वाले अमीबा ये संतान अमीबा कहलाती है। कैसी कहलाती है? तो संतान अमीबा कहलाती है। तो अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? तो द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है। आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। तो आइए यहाँ पर जानते हैं अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतानें आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है, क्योंकि इसमें युग्मकों का संलग्न नहीं होता है, क्योंकि 2 युग्मक इसमें नहीं मिलते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों इसमें नहीं मिलते हैं। इसमें जीवों का सिर्फ एक बेस्ट भाग लेता है। इसे आप देख पा रहे होंगे अमीबा में केवल एक अमीबा भाग लिए, ऐसे 2 अमीबा का निर्माण किए। अमीबा में एक अमीबा का भाग लिए, ऐसे 2 अमीबा का निर्माण किए हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो एक बेस्ट मतलब एक भाग ही, एक अंग ही भाग लेते हैं और उसमें 2 का निर्माण कर पाते हैं। इसमें जानना है कि इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु कोई भाग नहीं होते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु आपको बता दें कि ये शुक्राणु अंडाणु देखने को मिलता है लैंगिक जनन में ही देखने को मिलता है। इसमें वैसे कोई भाग इसमें नहीं लेते हैं। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कई विधियां से संपन्न होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणुजनन। आपको बता दें कि इन सब से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, बीजाणुजनन, इन सब से एक ना एक सवाल आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो आप इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए पहला टॉपिक विखंडन पर जिक्र करते हैं। कहाँ पर चलते हैं? तो विखंडन पर जिक्र करते हैं। विखंडन के बारे में बता दें कि अमीबा में ही वो विखंडन की प्रक्रिया हो पाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहाँ विखंडन की प्रक्रिया होती है? तो अमीबा में ही विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो विखंडन में जानेंगे कि विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं। कितने कोशिका? एक कोशिका जीव ही जनन करते हैं। तो अमीबा बताइए, अमीबा कितने कोशिकीय जीव हैं? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण होती है। तो विखंडन प्रक्रिया द्वारा ही हो पाती है। विखंडन द्वारा प्रक्रिया द्वारा ही हो पाती है। तो आप इसको समझ गए होंगे। जैसे अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, एक कोशिकीय शैवाल, युग्लिना इत्यादि जो एक कोशिकीय हैं, जिसका विखंडन द्वारा ही जनन हो पाती है। किसके द्वारा होती है? तो विखंडन द्वारा ही जनन हो पाती है। तो आगे जानेंगे कि विखंडन की विधियों से जो उत्पन्न
वंशजों का अनुजात कहलाता है। यानी कि विखंडन के विधि से एक वंश से 2 पीढ़ी में उत्पन्न हुआ। एक वंश से कितने पीढ़ी? 2 पीढ़ी में उत्पन्न हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? अनुजात कहलाता है। क्या कहा जाता है? अनुजात। क्योंकि वंश का यहाँ पर क्या हुआ? वंशों का ट्रांसफर हुआ, इसीलिए क्या कहा जाता है? अनुजात। तो अमीबा का विखंडन होने से अमीबा ही जन्म लेंगे। अमीबा का विखंडन होने से कोई दूसरा जीव का जन्म नहीं होगी। तो वैसा ही यहाँ पर कहा गया है। विखंडन की क्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है, एक द्विविखंडन, दूसरा बहुविखंडन। द्विविखंडन को बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, और बहुविखंडन को मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। द्विविखंडन के बारे में जिक्र करते हैं। तो द्विविखंडन क्या होती है? द्विविखंडन जो अमीबा में होती है, जो अभी आपको हम बताए हैं कि द्विविखंडन कहाँ होती है, तो अमीबा में होती है। जैसे इसमें जानेंगे द्विविखंडन में कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक बेइष्ट खंडित होकर 2 का निर्माण करते हैं। कितने का निर्माण करते हैं? 2 का निर्माण करते हैं। तो आपको पता ही चल रहा होगा इस फिगर में कि एक बेइष्ट टूट करके कितने का निर्माण कर रहे हैं? 2 का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात द्विविखंडन द्वारा अमीबा में क्या हो रही है? जनन हो रही है। जैसे कि जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब क्या है? द्विविखंडन द्वारा ही जन्म लेते हैं। फिर आगे समझेंगे बहुविखंडन। तो बहुविखंडन में ये जानना है कि वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक बेइष्ट यानी कि एक भाग खंडित होकर के अनेकों भाग में बढ़ जाते हैं, अनेकों बेइष्टियों भाग में उत्पत्ति करता है, उसे बहुविखंडित कहते हैं। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, निम्न कोटि के शैवाल। तो अमीबा में द्विविखंडन की भी प्रक्रिया होती है और बहुविखंडन की भी प्रक्रिया होती है। आपको ये पता चल गया होगा कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक बेइष्ट, कितने बेइष्ट भाग लिए यहाँ पर फिगर में? एक बेइष्ट भाग लिए। इनमें से कई सारे विखंडित होकर के निर्माण हो गए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कई सारे विखंडित होकर के क्या हो गए? निर्माण हो गए हैं, जिसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन। क्या कह सकते हैं? बहुविखंडन इसको कह सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि बहुविखंडन क्या होता है। तो आइए आज हम जिक्र करेंगे मुकुलन के बारे में। आगे जिक्र करेंगे मुकुलन के बारे में। तो मुकुलन के बारे में कुछ इस प्रकार जानना है कि मुकुलन क्या होती है। तो मुकुलन में हम बता दें कि ये मुकुलन हाइड्रा में होती है। कहाँ होती है? हाइड्रा में। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में ही हो पा रही है। तो इस मुकुलन में हम जानेंगे कि यह एक प्रकार का क्या है? मुकुलन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही ना मुकुलन को पढ़ते हैं, जो जनक के शरीर के धरातल के कोशिका को फूटने या प्रवध निकलने की फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई यदि एक कोशिका है, एक हाइड्रा की कोशिका है, ये क्या है? हाइड्रा की यदि कोशिका है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक हाइड्रा की कोशिका से क्या निकलते हैं? एक मुकुल निकलते हैं, उसे मुकुल या वुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुल या वुड कहा जाता है, वो निकलते हैं। इसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से निकल रहे हैं, और निकलने के बाद यही मुकुल क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं। अब बड़ा होकर के ये लंबा हो जाते हैं, धीरे धीरे फिर ये लंबा होकर के अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? तो ये अलग हो जाते हैं लंबा होकर के। आप इसको देख पा रहे हैं कि ये अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यानी कि मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया होती है। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रा में किस प्रकार की जनन होती है? तो मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो मुकुलन विधि द्वारा। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो आइए इसमें जानेंगे कि मुकुलन क्या है। कि आपको पता चल गया होगा कि ईस्ट में, हाइड्रा में, स्पंज में इत्यादि में जनन मुकुलन द्वारा होती है। इस विधि में जीवों के शरीर से एक उभार निकलता है। क्या निकलता है? तो एक उभार निकलता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक उभार निकलता है, जिसे मुकुल या वुड कहा जाता है। मुकुल या वुड कहा जाता है। इसी उभार को आप समझ गए होंगे इसमें से। फिर आइए अगला तीसरा नंबर सब समझते हैं पुनर्जनन को। किसको समझते हैं? तो पुनर्जनन को। पुनर्जनन में आप देख पा रहे होंगे कि पुनर्जनन क्या है। तो पुनर्जनन में आपको बता दें कि यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि फिगर में कैसे है, इस प्रकार से पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर समझेंगे कि
इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जीव का एक शरीर है, कितने शरीर यहाँ पर है? एक शरीर है, ये कई खंडों में खंडित हो गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कई खंडों में क्या हो गए हैं? खंडित हो गए हैं। अखंडित होकर के ये पुनः विकास कर लेते हैं और जिस जगह खंडित हुए हैं उस जगह को ये पुनः विकास करके 2 से अधिक जीव का निर्माण कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक शरीर का निर्माण कर लेते हैं वही जीव, वो क्या कहलाते हैं? पुनर्जनन या अपघटन। तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को, जो भाग इसका खो जाते हैं खंडों का, खोए हुए भाग को विकास कर उन्हें पूर्णता विकसित कर लेते हैं, विकास करके पूर्णता विकसित कर लेते हैं और नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, नए शरीर का निर्माण कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं? पुनर्जनन। तो पुनर्जनन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो स्पायरोगायरा में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में इत्यादि में, ये सब में पुनर्जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा में कैसी प्रक्रिया होती है जनन की? तो जनन की पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? तो पुनर्जनन की प्रक्रिया होती है। तो आइए चौथा जानते हैं बीजाणु जनन के बारे में। बीजाणु जनन के बारे में ये जानना है कि बीजाणु जनन, आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि बीजाणु जनन कुछ इस प्रकार हुआ है, यानी कि बीजों से जनन होता है। किससे जनन होता है? तो बीजों से। बीजाणु जनन में ये बता दें आपको कि बीजाणु जनन में कि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु द्वारा बीजाणुधारियों बनते हैं। क्या बनते हैं? बीजाणुधारियां बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला भाग जो है बीजाणु है, इससे कई सारे बीजाणुधारियां का निर्माण यहाँ पर हुआ है और उन बीजाणुधारियों से ही जो क्या हो जाते हैं? अंकुरित होकर के क्या होते हैं? अंकुरित होकर नया पौधा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यही फिर गिरते हैं नीचे की ओर, गिर करके अंकुरित होकर के नया पौधा का निर्माण करते हैं, जो क्या कहलाते हैं? बीजाणु जनन कहलाते हैं। जैसे कि ये देखने को मिलता है जीवाणु में, शैवाल में, कवक में इत्यादि में, इसी प्रकार के जनन देखने को मिलता है। पौधों में कायिक प्रबंधन के बारे में जानेंगे कि जो इस प्रकार है, इसमें जानेंगे। फिगर में आपको पता चल गया होगा, पौधा धीरे धीरे रखे क्या हो जाते हैं? इससे पौधा निकलने लगते हैं। जैसे कि आप अदरक में देख पा रहे होंगे कि अदरक में पौधा निकलने लगे, इसे कायिक प्रबंधन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि उससे विलग होकर परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। यानी कि इससे क्या, जड़ के रूप में जड़ भी रह सकते हैं, तना भी रह सकते हैं। तो अदरक तो जड़ के रूप में है, अदरक किस रूप में है? जड़ के रूप में है। ऐसे जो निकलते हैं पौधा, तो निकल करके क्या हो जाते हैं? एक नए प्रकार के पौधा का निर्माण कर लेते हैं। इसे क्या कहलाते हैं? ये कायिक प्रबंधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक प्रबंधन कहलाते हैं। तो कायिक प्रबंधन जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कायिक प्रबंधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक कायिक प्रबंधन, दूसरा कृत्रिम कायिक प्रबंधन। आइए समझते हैं प्राकृतिक कायिक प्रबंधन के बारे में। तो आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रबंधन कौन है। तो प्राकृतिक कायिक प्रबंधन में आपको बता दें कि ये सभी कायिक प्रबंधन प्राकृतिक कायिक प्रबंधन है, जो आपको पता चल गया होगा। क्या है? प्राकृतिक रूप से अपने आप निकलने लगते हैं। इसे हमें किसी भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आलू को ही देख लीजिए। आलू यदि आप लाते होंगे मार्केट से खरीद कर या फिर अपने घर में रखते होंगे, तो ये आलू क्या है, धीरे धीरे उससे अंकुरन निकलने लगती है, अर्थात उससे कायिक प्रबंधन हुआ। आप अदरक को ही देख लीजिए, अदरक को से भी कायिक निकलने लगते हैं धीरे धीरे। आप किसी को भी देख लीजिए, उससे कायिक निकलने लगते हैं, इससे निकलने लग गए हैं, पत्तियों से निकलने लग गए हैं, फिर कुछ फलों से निकलने लग जाते हैं जड़ के रूप में, वो कायिक प्रबंधन कहलाते हैं। फिर आप हमें बताइए कि जो प्याज है, क्या उसमें भी कायिक प्रबंधन होती है? जी हाँ, उससे भी निकलने लगते हैं तने के रूप में, उससे भी कायिक प्रबंधन होते हैं। अर्थात वो सब कायिक प्रबंधन प्राकृतिक है, क्योंकि हमें उससे निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
फिर आगे प्राकृतिक कायिक प्रबंधन में ये जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रबंधन में हमें क्या जानना है कि प्राकृतिक कायिक प्रबंधन जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा संपन्न होती है। कहाँ द्वारा संपन्न होती है कि जड़ के द्वारा, पत्तियों द्वारा और कहाँ तना के द्वारा भी संपन्न होती है। तीनों रूप से भी हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आलू में भी, अदरक में भी, पत्तियों में भी और कुछ तनों में भी देख पा रहे होंगे। समझ गए ना। फिर आगे आइए जिक्र करते हैं, जैसे प्याज में देख रहे होंगे तना के रूप में। तो आइए कृत्रिम कायिक प्रबंधन में जानेंगे कि कृत्रिम कायिक प्रबंधन की समान विधियां हैं, कलम द्वारा, रोपण द्वारा, दाब कलम द्वारा, यानी कि इससे हम कायिक निकालते हैं। आप बचपन में सुने होंगे कि कलम लगाना, क्या सुने होंगे? कलम लगाना। जी, वो कलम नहीं जिससे हम लिखते हैं, वो कलम जिससे पौधे के तना में मिट्टी को लगा करके उसमें कपड़ा बांध करके रोज पानी उसमें डालते होंगे, उससे एक वो जो तना होगा, तना से जड़ निकल आता है, फिर उस तना को अलग करके मिट्टी में लगा दिया जाता है, जिससे पौधा बढ़ने लगती है। जिससे जो लगाया गया मिट्टी में पौधा है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसी को तो ही कलम कहते हैं। उसे कलम बनाने के लिए टोटल 3 विधियां हैं। कितने विधियां हैं? 3 विधियां हैं। एक कलम बनाना रोपण विधि द्वारा, दाब कलम द्वारा, ये 3 विधियां हैं। आइए तीनों विधियां के बारे में यहाँ पर बता दें कि तीनों विधियां कैसे कैसे हो पाती है। तो देखिए आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे कि देखिए हम कलम किस प्रकार से लगाते हैं। तो यहाँ पर ये फिगर में पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कलम कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक तना है, तना को काट लिया जाता है। काटने के बाद क्या किया जाता है? उसमें क्या कपड़ा लपेट दिया जाता है, कपड़ा को उसमें लपेट दिया जाता है। उसमें पानी डालते डालते रखते हैं। फिर धीरे से फिर उसको क्या करते हैं? तो उसको हम डाल देते हैं कहाँ पर? मिट्टी में। उसे जो जड़ निकलने लगती है उस कॉलम को पेड़ से अलग करके उसे मिट्टी में रख देते हैं, जिस कारण से वो पौधा का निर्माण कर लेती है। किसकी निर्माण कर देती है? पौधा की। देखिए ये आम का कलम लगाया गया है। किसका कलम है ये? आम का कलम। आपको कलम के बारे में पूरी तरह पता चल गया होगा। कलम द्वारा, कलम का मतलब है कि एक कलम लगाया गया है, कलम बनाया गया है। फिर रोपण विधि, कलम को जब अलग करते हैं तो फिर उसको रोपते हैं, रोप करके कलम लगाते हैं। फिर आगे दाब कलम। दाब कलम का मतलब है कि उसमें वायु की मात्रा नहीं पास करने दिया जाता है, अर्थात उसको ऐसा बंद करते हैं, कपड़ा से लपेटते हैं कि वायु की मात्रा उसमें नहीं अंदर प्रवेश कर पाता है, बाहर ही केवल वायु की मात्रा रहती है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है इस तरह के कायिक प्रबंधन कहाँ? ऑर्किड के पौधे में, अंगूर के पौधे में, गुलाब के पौधे में और सजावटी पौधे में सामान्यता देखने को मिलता है, क्योंकि इन सभी पौधे का कलम लगाया जाता है, जिससे पौधा का निर्माण होती है और उससे हम विभिन्न प्रकार के क्या निर्माण करते हैं? विभिन्न प्रकार के पौधा प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अगला टॉपिक समझेंगे उत्तक संवर्धन को, कि ये उत्तक संवर्धन क्या होता है। उत्तक संवर्धन में हम ये जानेंगे कि उत्तक संवर्धन, जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि उत्तक संवर्धन कुछ इस प्रकार से होता है। उत्तक संवर्धन में हम जानेंगे कि कोई एक बीकर लेंगे, अर्थात कांच की एक गिलास ले लेंगे, गिलास के अंदर कुछ केमिकल्स रख देंगे और उसमें पानी की मात्रा रख देंगे और पौधा का टूटा हुआ भाग, पौधा का तना ले लेंगे, केवल तना ले लेंगे, जड़ को तोड़ करके अलग कर देंगे। अलग करने के बाद उसी तना को उस केमिकल में डालेंगे। डालने के बाद क्या होती है कि उस तना से जड़ निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? जड़ निकलने लगती है। और उसको क्या करते हैं? तना को, पेड़ को बाहर निकाल देते हैं। पेड़ को क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं? कहीं पर लगा देते हैं। लगाने के बाद उस पेड़ पौधा का विकास होने लगता है। क्या होने लगता है? विकास होने लगता है। अर्थात कह सकते हैं ना कि एक जो कलम विधि द्वारा भी हम पौधा का लगा सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, और उत्तक संवर्धन विधि द्वारा भी क्या कर सकते हैं? पौधा का हम विकास कर सकते हैं। तो ये कृत्रिम तरीका कहा जाता है कि इससे कई सारे पौधे लगाए जाते हैं। कई सारे फैक्ट्रियों में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तक संवर्धन विधि द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है पौधों को निर्माण करने में, पौधों को आगे बनाने में। पौधों को अधिक से अधिक जब पौधा बनाना हो किसी फैक्ट्रियों में, तो इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उत्तक संवर्धन में ये देखना है
कि इस प्रकार के कृत्रिम कायिक प्रबंधन स्वस्थ वांछित पौधे से अलग कर एक छोटा तुलदा काट लेते हैं। एक छोटा क्या काट लेते हैं? तुलदा, अर्थात तना काट लेते हैं। तना काट लिया जाता है, इसे किसी बर्तन में रखे पोषक पदार्थ में घोल दिया जाता है। कोई बर्तन में पोषक पदार्थ की मात्रा दे देंगे, क्योंकि पेड़ को तो ज़रूरत वही है, अमोनिया जैसे पोषक तत्व, और ज़रूरत है यूरिया के रूप में, ज़रूरत है पोटास के रूप में, ज़रूरत है, ये सब मिला देंगे जल में। मिलाने के बाद में यह पिंड बन जाता है, जिसे कैलस सेल कहा जाता है, क्योंकि इससे कई सारे जड़ निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? कई सारे जड़ निकलने लगते हैं, और इसको फिर बाहर निकाल लिया जाता है और निकाल करके लगा दिया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उत्तक संवर्धन क्या है, तो आपको यही जवाब देना है। यहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ से यहाँ तक आपको जवाब देना है। तो आप यहाँ पर आइए जिक्र करते हैं अब आगे कि उत्तक प्रबंधन कायिक प्रबंधन की आधुनिक विधि है। यानी कि कायिक प्रबंधन जो होता था ना, तो हमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था, कपड़ा को लपेटना पड़ता था, मिट्टी लगाना पड़ता था, रोज़ के रोज़ उसमें पानी डालना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन अब ये उत्तक संवर्धन जो आ गया है, हमें केवल खाद्य पदार्थ को पानी में मिला देना है और पौधे के तनों को वहाँ छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने आप उसमें जड़ निकलने लगेंगे और क्या, उसे लगा दिया जाता है। कहाँ पर? मिट्टी में, कहीं पर दूसरे जगह, जिससे पेड़ का निर्माण हो जाता है। ये आधुनिक तरीके हो गए हैं। ये फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पौधों को अधिक से अधिक ज़रूरत हो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कम समय में भी हो जाता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगते हैं इसमें। फिर आगे इस विधि में अनेक पौधों जैसे गुलदाउदी, शतावरी, आर्किड आदि के नए पौधे बनाए जाते हैं। इस विधि से द्वारा क्या क्या नए पौधे बनाए जाते हैं? गुलदाउदी, शतावरी, आर्किड इत्यादि के नए पौधे बनाए जाते हैं। इस विधि से तैयार किए गए पौधे को एक पूर्वज या क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि से जो पौधा तैयार किया जाता है उसे क्लोन या पूर्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक पूर्वज या क्लोन कहते हैं। तो ये हमारा अलैंगिक जनन पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ लिए हैं कि ये अलैंगिक जनन क्या है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो आप इस वीडियो को और आगे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट कर दें यदि आपको इस वीडियो पसंद आया हो। तो ऐसे ही प्रकार के अनेक वीडियो आपके बीच में हम लाते रहेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत